आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर भारतीय राज व्यवस्था जो आपके राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है, उसका 5वां पार्ट आज हम पढ़ेंगे, गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, और इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर का पूरा पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान के दोनों पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं। जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर के आपके साथी हैं वो बीए फर्स्ट ईयर का पूरा देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री, पोल और ज्योग्राफी, ये सभी कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपके जो विषय हैं वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। और राजनीति विज्ञान का आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि इस पार्ट के कितने वीडियो उपलब्ध होंगे। इस पार्ट के 2 वीडियो उपलब्ध होंगे। आपके लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में जान लीजिए और देख लीजिए कि आपके लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और कंपटीशन की अन्य क्लासें भी आपके लिए अपलोड होती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। यानी बीए सेकंड ईयर का ये जो सेकंड पेपर है, यानी फर्स्ट पेपर भी शुरू कर दिया गया है, सेकंड पेपर भी। वैसे आपके हिंदी ये जितने भी विषय हैं बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक के हैं। यानी ये जो जैसे ये दोनों फर्स्ट ईयर के हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लेकिन इसके अलावा आपके लिए गांधी फिलोसॉफी भी शुरू कर दिया है, गांधी लाइफ एंड फिलोसॉफी भी शुरू कर दिया है। और आपके ये जो है हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कंपटीशन क्लासेस, ये भी आपके अपलोड हो रही है। बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक की क्लासेस है वो अपलोड हो रही है। आप अतिशीघ्र देखें। आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, यानी आप इसके लिए आप एक कॉपी डाल लीजिए और पूरा पाठ, यानी जैसे फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, इस प्रकार आप मेरे साथ बने रहें। पूरा पाठ्यक्रम आपको अपलोड होगा, पूरा पाठ्यक्रम आपके लिए होगा। इसके अलावा आपको जैसे मॉडल पेपर भी अंत में लगभग जो समय होगा उस पर मॉडल पेपर भी आएंगे, क्वेश्चन बैंक भी आएंगे। और इसके साथ साथ ये जो डिटेल्स में पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको पूरा पढ़ें। गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन आपके ये 5वां पार्ट है, इसका पहला भाग है। तो इसमें देखिए 1909 से लेकर के 1919 तक का जो काल है, इसमें 3 राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थी 1909 से लेकर के 1919 तक। एक तो होम रूल या गृह शासन आंदोलन हुआ था, दूसरा कांग्रेस का शीम समझौता हुआ था, तीसरा मॉन्टेस्क्यू की घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन, यानी गांधी जी जो है, यानी लगभग 1915 में जब यहां पर अपने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे, तो उस समय से लेकर के और गांधी जी का जब देहांत हुआ तब तक उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं थी, गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण था गांधी जी का राजनीति में प्रवेश करना, यानी गांधी जी जो है राजनीति में कब प्रवेश किया गांधी जी ने। वो गांधी जी राजनीति में प्रवेश तो काफी पहले कर चुके थे। यानी महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन का जो प्रारंभ है वो तो 1893 में शुरू हो गया था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका में वहां पर उन्होंने सरकार की रंगभेद नीति का विरोध किया था और वहां पर सफल हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रही के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकने के बाद जनवरी 1915 में महात्मा जी भारत आए थे। आप देखते हैं कि 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक प्रवासी, यानी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 7 से 9 जनवरी के बीच ही महात्मा जी जो है यहाँ वापस इंडिया में आए थे 1915 में। यहां से लेकर के फिर वो मतलब आजीवन भारत में रहे, आजीवन भारत में रहे। और अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व महात्मा जी ने एक तो चंपारण का खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद में सत्याग्रह, ये सफल चंपारण का सत्याग्रह किया, खेड़ा जो सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल जो सत्याग्रह था, ये सब किए थे। अब जैसे मान लो आपके कोई प्रश्न आ जाता है इस पार्ट में से कि महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोगी से असहयोगी क्यों है। सबसे पहले क्या करते थे, गांधी जी जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति एक सहयोग की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों का वो सहयोग किया करते थे, लेकिन सहयोगी से असहयोगी क्यों हो गए, ऐसा प्रश्न भी आपके आ सकता है। अगर आपको कैसा लगता है, चैनल पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे कि महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था और महात्मा जी ने
भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी पूरी सहायता देने की अपील भी की थी। यानी ब्रिटेन का यानी जो प्रथम महायुद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, और ब्रिटेन को जो जितनी ब्रिटेन को सहायता दी जा सकती है भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा तन मन धन से, वो सारी की सारी सहायताएं देने की गांधी जी भी अपील करते थे। और शासन के द्वारा उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय के लिए उन्होंने क्या है कि केसर हिंद की उपाधि दी गई। किंतु ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण क्या है कि महात्मा जी जो है सहयोगी से असहयोगी हो गए। अब असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के कारण लिखना है। असहयोग आंदोलन के सबसे जो प्रमुख कारण है वो है जनता में घोर निराशा और असंतोष। जनता जो है वो अंग्रेज सरकार के निर्णयों से निराश हो गई थी, असंतोष हो गया था। युद्ध काल में भारत राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन धन से भरपूर सहायता की थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा और घोर असंतोष में बदल दिया था। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से और भारी मात्रा में धन की वसूली और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक कष्ट से गुजरने लगा था। यानी शासन ने जब अंग्रेज सरकार को युद्ध में पैसे लगे थे तो उन्होंने क्या है कि वो सारे के सारे पैसों की वसूली है वो कहां से करनी शुरू की, उन्होंने भारत से वसूली करना शुरू कर दिया। जो आवश्यक वस्तुएं होती है आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया, और हर एक वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कि गरीब तबका यानी अमीर वर्ग जो है वो भी आर्थिक कष्ट भोगने लग गया था। और इस स्थिति के लिए भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार को उत्तरदायी समझते थे। और वहां भारत में जैसे प्लेग है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे 1921 में जो प्लेग की बीमारी आ गई थी, अकाल की स्थिति आ गई थी, इन सभी से क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार के प्रति भारत में उदासीनता आ गई और जनता में घोर असंतोष आ गया। अब घोर असंतोष आ गया, इसके चलते ही एक एक्ट बनाया था, रोलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद भी आतंकवादी तत्वों पर नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्तियां अपने हाथों में बनाए रखना चाहती थी। यानी कहने को तो वो ये कह रही थी कि हम आप भारत के प्रति सुधार कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार नहीं कर रहे थे, भारत की शक्तियों का दमन कर रहे थे। इसलिए भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद एक रोलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रोलेट एक्ट बनाया था, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। यानी जो है इस प्रकार का कानून था वो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील किसी को भी बंद किया जा सकता था। इस प्रकार का जो कानून था वो रोलेट एक्ट था। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न आ सकता है आपके, छोटा प्रश्न, कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको लिखना 18 मार्च 1919 को। और जिसने मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि ये ऐसा एक्ट है जो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की व्यवस्था करता है, यानी इनके बिना ही भारतीय लोगों को जो है नजरबंद किया जा सकता है। ये रोलेट एक्ट भी असहयोग का एक कारण था। असहयोग के लिए तीसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया, और सत्याग्रह का प्रारंभ जो है सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से किया था। 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया था। संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय कब किया था? 30 मार्च 1919 को। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और किंतु बाद में तिथि बदल करके इसकी तिथि है वो 6 अप्रैल 1919 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 6 अप्रैल 1919 कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जैसे मान लो 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को। और पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर, जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे, जिसको हम कहते हैं डायर, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। और उन्होंने 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दिए थे। किसने? पंजाब के गवर्नर जो माइकल ओ डायर थे, उन्होंने 10 अप्रैल को सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को उन्होंने धर्मशाला में बंद कर दिया और उनको अमृतसर से निकालने के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और विरोध करके
रोलेट एक्ट और सरकार के इन कामों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। प्रश्न आपके आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कारण था, इसका इतिहास बताइए। तब आप ये देखना कि 10 अप्रैल को जो माइकल ओडायर है, उन्होंने सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को जब बंद कर दिया था, अमृतसर से निष्कासन का आदेश दे दिया था, तब क्या किया कि सरकार ने एक तो रोलेट एक्ट से परेशान थी, जो कि बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था, जिसमें किसी को भी पकड़ करके अंदर कर दिया जाता था। और सरकार के इन कामों का विरोध करने के लिए उन्होंने अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है, उसमें 13 अप्रैल 1919 को एक सभा रखी गई थी। और इस सभा में जो माइकल ओडायर है, अर्थात जनरल डायर जो है, उन्होंने क्या किया, अनावश्यक रूप से और अंधाधुंध गोली की वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 800 व्यक्ति मारे गए, 2000 व्यक्ति घायल हो गए। वहां पर इतनी बड़ी सभा थी और उस सभा पर उन्होंने गोलियां चलवा दी, और गोलियां चलवा दी, जिससे क्या हुआ कि वहां बहुत सारे लोग मारे गए। और इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था, अर्थात डराना था। सारे पंजाब को डराने के लिए कि इस प्रकार का हमला कर दिया जाए जिससे पूरा पंजाब डर जाए। तो उस समय 800 व्यक्ति भी मारे गए थे, निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे, इसलिए उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये घटना थी। और इसके बाद भी सैनिक शासन घोषित कर अमानवीय व्यवहार और दमन जारी रखा गया। मनमानी गिरफ्तारियां, कोड़ों की मार, मई की तपती दोपहरी में विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराना, ये सब दमनकारी शासन के अंग थे। तो एक असहयोग आंदोलन का एक कारण ये भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी एक कारण था। अब जैसे मान लो आपके प्रश्न आ जाता है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरकारी घटना थी, कथन की पुष्टि कीजिए, अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। अमृतसर दुर्घटना कह सकते हैं, अमृतसर दुर्घटना के नाम से भी आप इसे 13 अप्रैल 1919 ही माना जाता है, या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसे भी 1919, यानी ये दोनों 1919 की बातें हैं। तो अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड को चाहे अमृतसर दुर्घटना को, ये दोनों एक ही चीज है। इस दुर्घटना का सारे राष्ट्र के मन पर और मस्तिष्क पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया था, खिताब वापस ले दिया। वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्य शंकरन नायर ने मार्शल लॉ जारी रखने के विरोध में कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था। इसका प्रभाव यह हुआ था, यानी टैगोर ने अपनी सर की उपाधि छोड़ दी, और सदस्य जो शंकरन नायर था, उसने वायसराय की उपाधि, शंकरन नायर ने सदस्य जो, यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, उसने सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। हत्याकांड के प्रभाव में थॉम्पसन और गैरेट क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतरकारी घटना थी, लगभग वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा 1857 का विद्रोह, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी तरह का ये विद्रोह माना जा सकता है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की गई। छोटा प्रश्न आपके आ सकता है कि हंटर कमेटी नियुक्त किसके लिए नियुक्त की गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या प्रश्न आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई, तो वो कमेटी थी हंटर कमेटी। लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया था। और इस कमेटी ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय में, यानी जो जनरल डायर थे, जनरल डायर का जो ये किया हुआ जो पाप था, इस पाप को उन्होंने बताया नहीं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्य की पालना की है, सत्य निष्ठा से पालना की है, इसलिए ये हंटर कमेटी भी सही न्याय नहीं कर सकी। और ब्रिटिश लोक सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। ब्रिटिश लोक सभा ने और आंग्ल भारतीय प्रेस ने, दोनों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक हैं, और ये सब कुछ भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने के समान था, इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची थी। ये भी एक कारण था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट है, ये भी एक असहयोग आंदोलन का कारण था। अगर प्रश्न आ जाता है कि खिलाफत आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, तो आप क्या लिखेंगे कि महायुद्ध में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, जब
यानी विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध की बात है। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारतवासी यदि साथ देते हैं, भारत के मुसलमान साथ देते हैं, तो भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में ये दिया था कि उसी सुल्तान को यहां बने रहने की, उन्हीं नियमों का पालन करने की उन्होंने आश्वासन दिए। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स संधि की थी उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया था। यानी टर्की के साथ उन्होंने सेवर्स संधि की थी और सेवर्स संधि में उन्होंने उन सभी का हस्तक्षेप बंद कर दिया और इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। तो इसका एक कारण खिलाफत आंदोलन भी था। यानी खिलाफत आंदोलन का मतलब है कि वो टर्की के सुल्तान को जो खलीफा मानते थे, अपना धर्म गुरु मानते थे, वो मुसलमान है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का निश्चय भी करने का निश्चय किया। मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ रहा है अच्छे से और आप इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया, गांधी जी को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। असहयोग आंदोलन जब शुरू किया था तो किस उद्देश्य से शुरू किया और फिर जब शुरू कर दिया तो उसे कौन कौन सी परिस्थितियां उनके सामने आई। देखिए, इसको आप ऐसे लिखेंगे कि सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था, जो सभापति लाला लाजपत राय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद भी गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। यानी 1920 में जो कांग्रेस की कमेटी हुई थी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 का, उस 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में लाला लाजपत राय और कई वरिष्ठ नेता जो थे वो इसे चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर उपस्थित जो अन्य जो लोग थे उन लोगों ने उसे भारी बहुमत से स्वीकृत किया। इसलिए दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, गांधी जी ने पुनः उसका यानी वो प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकृत हो गया। 1920 में नागपुर अधिवेशन में, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इन दोनों में ही ये जो यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो असहयोग आंदोलन जो है भरपूर मतों से स्वीकृत हो गया। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को शांतिमय और अहिंसक आंदोलन करने के समस्त अधिकार दे दी। अब वो कांग्रेस की जो सभा थी उस सभा में अधिवेशन का प्रस्ताव है वो मान लिया गया और उसे अहिंसक आंदोलन की स्वीकृति दे दी गई। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया था और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए। ब्रिटिश भारत की जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए। आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार इसका कार्यक्रम ये था। उन्होंने कहा था कि हम क्या क्या करना है, हमें असहयोग आंदोलन के लिए क्या क्या, असहयोग का मतलब असहयोग करना है। असहयोग के लिए वो क्या क्या कर रहे थे? एक तो सरकारी वेतनिक और अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग। चाहे आप सरकार में वेतनिक काम कर रहे हैं, चाहे सरकार में आप अवैतनिक काम कर रहे हैं, चाहे आपको किसी भी प्रकार की उपाधि दी गई है भारत की, तो वो सभी त्यागनी है। दूसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार। जितने भी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल चल रहे हैं, चाहे मान्यता प्राप्त स्कूल है, कॉलेज चल रहे हैं, उन सब का बहिष्कार किया जाए, वहां पढ़ने के लिए मत जाओ। 1919 के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी जो अदालतें हैं उनका बहिष्कार किया जाए और विदेशी माल है, विदेशी कपड़ा है या विदेश से आने वाला कोई भी माल है उसका बहिष्कार किया जाए। ये इनका उद्देश्य था कि इस प्रकार इन लोगों को बताना है। एक उनका छठा था, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव समारोह में उपस्थिति नहीं देना। एक तो सरकार के जो जितने भी उत्सव, जयंतियां, जो त्योहार होते हैं उन सभी त्योहारों पर उपस्थित नहीं होना है। भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से इनकार कर देना। ये 7 उद्देश्य उन्होंने रखे थे। उपयुक्त निषेधात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष भी था। अब कुछ ये तो नकारात्मक था, अब इस सकारात्मक पक्ष था। सकारात्मक पक्ष यह था कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करनी है, यानी भारत की तरफ से करनी है, अंग्रेजों वाले नहीं, भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज बनाने हैं।
पारस्परिक विवाद करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग करना है, अर्थात निजी जो हमारे गांव की पंचायतें हैं उनको उनके द्वारा न्याय किया जाए। बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया जाए, यानी देश में बनने वाली चीजें ही इस्तेमाल की जाए। हाथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार किया जाए और अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत का अंत किया जाए। ये उसका असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक रूप में विभक्त किया गया। सातवां प्रश्न आ सकता है कि असहयोग आंदोलन का सूत्रपात कैसे किया गया, यानी असहयोग आंदोलन कैसे कार्यान्वित हुआ। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी ने अपनी जो उपाधि थी केसर-ए-हिंद, इस पदक को वापस देकर के किया। सूत्रपात कैसे हुआ? केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा करके किया गया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी उसको भी त्याग दिया और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी थी वो भी छोड़ दी। सेठ जमनालाल बजाज मजिस्ट्रेट थे, इसके अलावा वो राय बहादुर की उपाधि थी वो भी उन्होंने त्याग दी। स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और इन विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु आंदोलन के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ पटना जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं भी, इनका उद्देश्य यही था। एक तो उस समय बिहार विद्यापीठ पटना की स्थापना हुई, दूसरा गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना की, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ की, काशी विद्यापीठ काशी, इनकी स्थापना की गई, ये स्कूलें बनाई गई। और इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के कार्य में बहुत ही प्रशंसनीय काम किया और अदालतों के बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अनेक प्रमुख वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी थी। उन्होंने ये काम किया था। अगर प्रश्न आ जाता है कि असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार ने क्या किया। प्रारंभ में तो आंदोलन के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने अमन सभाएं स्थापित करने की चेष्टा की, परंतु शासन की यह चेष्टा नितांत असफल सिद्ध हुई। यानी शुरू में तो उन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन था इसको बेकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, अमन सभाएं करते थे, ये लोगों से समझाना बुझाने का काम करते थे, लेकिन समझाने बुझाने से भारत के लोग मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेज सरकार खटक रही थी। अब सरकार की समझ में नहीं आता था कि इस अद्भुत स्थिति का कैसे सामना किया जाए। आंदोलन को आशा से अधिक बढ़ता देख करके सरकार ने क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया, अर्थात लोगों के साथ क्रूरता बढ़ानी शुरू कर दी और सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया और आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। अब क्या है कि सरकार ने राजद्रोह सभा जो होती थी कि जैसे हमारे सरकार के विरुद्ध में यदि कोई आप कुछ करते हैं तो वो राजद्रोही माना जाता है, और सरकार ने इनका खुल करके प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और कुछ स्थानों पर तो बिना आवश्यकता के अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। अगर छोटा प्रश्न आ जाता है कि ननकाना कांड क्या था, समझाइए ननकाना कांड क्या था। और असहयोग आंदोलन के दौरान ननकाना कांड जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। 14 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए थे। कब? 14 मार्च 1921 को। और ये बिल्कुल शांतिमय समुदाय था, लेकिन यकायक उन पर धावा बोल दिया गया। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंधाधुंध गोलियां हुई थी, उसी प्रकार उन लोगों पर भी यकायक धावा बोल दिया गया, जिसमें गोलियां चलाई गई और सरकार के अनुसार 70 मौतें हुई। जनता का उत्साह बढ़ता जा रहा था और इस बढ़ते उत्साह कारण जुलाई 1921 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। ननकाना कांड क्या है? वो ननकाना कांड जो है 4 मार्च 1921 को हुआ और लोग जो सिखों की सभा है वो एकत्रित हो रखी थी, शांतिमय सभा थी, लेकिन वहां पर सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई और उन गोलियों से कोई भी परवाह नहीं करते हुए लोगों ने सहर्ष अपनी मृत्यु को गले लगा लिया था। एक प्रश्न आपके आ जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में कब आए, और वो आए थे 17 नवंबर 1921 को बंबई की तरफ से। बंबई से होकर आए थे, सबसे पहले वो बंबई आए थे 17 नवंबर 1921 को। प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी को उद्देश्य प्राप्ति से पूर्व ही आंदोलन को समाप्त क्यों करना पड़ा, असहयोग आंदोलन को समय से पहले समाप्त क्यों किया। प्रश्न ये होता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समय से पहले समाप्त क्यों किया। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि आंदोलन के 7 दिन का समय समाप्त होने के पूर्व ही एक घटना हो गई थी। आंदोलन चले हुए 7 दिन नहीं हुए थे कि एक घटना हो गई थी, और वो क्या घटना थी जिसने संपूर्ण स्थिति को बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर के थाने में आग लगा दी थी। जैसे मान लो वो पुलिस वाले क्या करते थे, दमन करते थे, लोगों को पीटते थे, तो वहां की जनता है आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होकर के 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा नामक उनका जो पुलिस बल था, और वहां पर जो
थाना था उस थाने पर आग लगा दी और जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जल करके मर गए। अब जब ये बात पता चली किसको, गांधी जी को, कि हमारे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का काम करते हैं, तो गांधी जी जो हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे और अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं के द्वारा मना करने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी की घटना है और 6 दिन में ही उन्होंने क्या किया, 11 फरवरी को उन्होंने उसे आंदोलन को स्थगित कर दिया कि अभी पोस्टपोन है। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला करके 6 वर्ष की सजा दे दी गई कि आपको 6 वर्ष तक वहीं रहना है। इस तरह से उन्होंने ये बंद करना पड़ा। अगर 14वां प्रश्न आता है तो ये प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं बताते हुए इसका महत्व बताइए। असहयोग आंदोलन में क्या क्या कमियां रह गई थी, वो कमियां बतानी है। सबसे पहली कमी है, राजनीति में धर्म का प्रवेश हो गया था। आंदोलन की संभवतः सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए थे। खिलाफत का प्रश्न जो एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। खिलाफत वाला, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता को प्रवेश प्रदान किया और इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में ही हुआ था। दूसरा है इसका समय से पूर्व, आंदोलन का समय से पूर्व स्थगन। आंदोलन से भारतीयों में जिन उच्च आशाओं ने जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन के स्थगन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। आंदोलन से भारतीय लोगों में उच्च आशाएं जन्म ले ली थी और लोगों ने सोचा कि इस आंदोलन के माध्यम से हम भारत को अंग्रेजों से छुड़ा लेंगे, लेकिन बीच में ही आंदोलन को समाप्त करना, स्थगित करना, ये ठीक नहीं था और आंदोलन को सहसा स्थगित करना ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं था। आंदोलन का क्या महत्व था? देखिए, आंदोलन का महत्व था, सबसे बड़ी बात थी कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया और इसने जनता में अपूर्व त्याग और साहस की भावना का संचार किया। इसी आंदोलन के कारण एक जन आंदोलन हो गया। ये आंदोलन के द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई और पहले जनता सरकार का विरोधी करने के जनता जो है सरकार का विरोध करने में बहुत घबराती थी, जेलों से डरती थी, लेकिन इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसका परिणाम ये निकला कि जनता निर्भीक हो गई और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने से नहीं डरने लगी। बच्चे बच्चे के मुंह से स्वराज्य का शब्द सुनाई देने लगा था। एक इसका कारण ये भी है, ये इसका महत्व यह है, इस आंदोलन का एक लाभ यह भी हुआ कि जब तक आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। चौथा, इसमें कांग्रेस ने जो रचनात्मक कार्य अपनाए थे, खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, विदेशी माल के बजाय स्वदेशी माल को अपनाना, इससे देश को बड़ा भारी लाभ भी हुआ था। अब देखिए, एक छोटी सी बात है कि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, कार्यक्रम और महत्व का वर्णन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न वाला है, 20 अंकों का जो प्रश्न आते हैं उनमें से है। सबसे पहली बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, यानी किस आधार पर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में काफी मतभेद थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार था, और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उससे पहले जो प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव में क्या क्या था देखिए। गांधी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था उस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि यदि ब्रिटिश संसद इस विधान को ज्यों का त्यों 31 दिसंबर 1929 तक या उससे पहले स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उस स्थिति तक ब्रिटिश संसद उसे स्वीकार नहीं करे या इसके पहले उसे अस्वीकार कर दे तो कांग्रेस देश को करबंदी की सलाह देकर तथा अन्य उपायों के आधार पर जिन्हें बाद में निश्चित करेगी अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यानी कांग्रेस में जो है इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा गया कि यदि सरकार जो है वो अपने अनुसार यदि अपने संविधान में बदलाव नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना है कि सरकार
यानी सरकार के लिए एक तो नो टैक्सेशन, कि हम टैक्स नहीं देंगे, एक तो ये करना होगा और बात और भी अन्य कई गतिविधियां करनी होगी। दूसरा था इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार हुई। मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना हो गई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत अधिक आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल की सरकार ने भी अनेक भारत विरोधी दबाव बनवाए। अनेक भारत विरोधी उस पर दबाव थे, इस कारण भारत के संबंध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और तीसरा कारण था लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा जाना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चित हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत को स्वराज्य नहीं देगी जब तक वह इसके लिए मजबूर नहीं हो जाए। तो इसका मतलब है कि उसे मजबूर किया जाए। और उन्होंने कैसे मजबूर किया? देखिए, अतः भारी निराशा और क्षोभ के वातावरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे लाहौर में 31 दिसंबर की रात को यानी तिरंगा झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया कि हमें भारत है वो पूर्ण स्वाधीन होना चाहिए। और प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार था। और कांग्रेस क्या घोषित करती है? कांग्रेस, उस प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि कांग्रेस ये घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अच्छा नहीं है, निरर्थक है। कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है, यानी स्वराज्य का अर्थ है कि यहाँ पर भारतीयों का ही राज शासन होना चाहिए। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा ये कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाए। और नई कार्य समिति ने निश्चय किया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। इसीलिए अपना जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी का दिन चुना गया जिसमें गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका अगला है देश की आंतरिक स्थिति। जिस समय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का उपयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक खराब थी और उत्तेजनापूर्ण थी। राजनीति में नवयुवक वर्ग अधिक सक्रिय था। इस समय जिस विश्व के दूसरे देशों के समान भारत भी आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था और कृषि संबंधी उपज के भाव 50% से अधिक गिर गए थे। किसानों की हालत बहुत अधिक तंग हो गई थी और एक गज कपड़ा और एक बोतल लैंप का तेल भी वो नहीं खरीद सकते थे, इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी। और सीधा तथ्य यह था कि वे कर, लगान, ऋण अदा करने में असमर्थ हो गए थे। सीधी सी बात यह हुई थी कि देश की आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिससे वो क्या है कि यानी इसमें जो टैक्स देने में और ऋण अदा करने में जो भारत के किसान हैं, भारत के लोग हैं, वो असमर्थ हो गए थे। और व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपए की नई जो दर थी उसके कारण भी तीव्र असंतोष आ गया था। सरकार ने रुपए की कीमत 16 से बढ़ा करके 18 कर दी थी। पहले 16 यानी डॉलर का मूल्य 16 रुपए था, अब डॉलर का मूल्य 18 रुपए हो गया था। यानी 18 रुपए में डॉलर मिलता था, पहले 16 मिलता था, अब 18 रुपए में मिलने लगा। यानी मतलब कहने का अर्थ है कि ये 2 रुपए और बढ़ा दिया गया। भारत के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया और उसके कोष में 1920 ईस्वी से भी अधिक मुक्त हस्तों प्रदान किया। 1920 में जो भामाशाह ने दान किया था उससे भी ज्यादा 1929 में दान किया था। और सरकार ने मार्च 1929 में मजदूर संगठनों के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर षड्यंत्र का अभियोग भी चलाया गया। सरकार के इस कार्य से श्रमिक वर्ग में असंतोष की अत्यधिक वृद्धि हुई और इसका कारण था इस प्रकार 1930 के प्रारंभ में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्रीगणेश न करते तो बहुत अधिक दुर्दशा और नौकरशाही दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। अब लोगों ने कहा कि वास्तव में गांधी जी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन किया था वो वास्तव में बहुत ही अच्छा था। अतः उन्होंने स्थिति में सुधार या स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इस स्थिति में भारत के ग्राम नगर में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए 26 जनवरी का दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय।
कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक थी 14 से 16 फरवरी 1930 जो साबरमती में हुई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके बारे में है। तो इसमें जो है 14 से 16 फरवरी 1930 को एक साबरमती में बैठक हुई थी और इस कार्यकारिणी ने इस स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का संपूर्ण अधिकार दे दिया। 14 से 16 फरवरी 1930 की बात है। अपने साप्ताहिक पत्र, गांधी जी ने अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में एक लेख में उन्होंने वायसराय को ये लिख करके बताया और 11 शर्तें बताई और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान लेती है तो हम सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। 11 शर्तें थी उनकी। 11 शर्तों के अनुसार उनको, और 11 शर्तें क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले जो उन्होंने शपथ पत्र रखा था, प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव में 11 शर्तें ये थी। पहली बात थी पूर्ण नशाबंदी हो, नशा करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ भारत में नहीं आए। दूसरा, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए, यानी उन्होंने 4 पेंस, 1 रुपया है वो 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए, रुपए का जो उन्होंने अवमूल्यन कर दिया था। तीसरा था मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। मालगुजारी यानी जैसे यूं कह सकते हैं कि वसूली जो है वो आदि कर दी जाए। नमक पर लगने वाला कर बंद कर दिया जाए। सैनिक व्यय कम और शुरू में आधा कर दिया जाए, यानी इन्होंने एक बात और लिखी कि जितना जो सैनिकों पर खर्चा होता है वो खर्चा यदि भारत के हित में किया जाता है तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, इसलिए सैनिकों पर कम से कम व्यय किया जाए। छठी उनकी बात थी शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम किए जाए। उन्होंने कहा कि शासन में काम करने वाले जितने भी अधिकारी है उनका वेतन ज्यादा है, उनका आधा किया जाए। विदेशी वस्त्रों पर तट कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योगों का संरक्षण हो, यानी भारत को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप है ना इस पे विदेशों से आने वाले जितने भी वस्त्र है उन पर कर लगाया जाए ताकि ये जो आय है वो भारत को प्राप्त हो जाए। तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए। हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दी जाए, यानी अगर किसी ने हत्या करने की चेष्टा की हो, किसी ने हत्या कर दी हो तो उनकी बात अलग है, बाकी सभी जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए गए हैं उन सभी को छोड़े जाए, सभी मुकदमे वापस लिए जाए और भारत से निर्वासित किए गए सभी लोगों को आने दिया जाए। भारत से बाहर जिन लोगों को भेज दिया गया है उनको वापस भारत में भेजा जाए। 10वां था खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए और इसे जन नियंत्रण में रखा जाए, यानी उन्होंने एक इस प्रकार की खुफिया पुलिस बना रखी थी जो लोगों की रेकी करती थी, यानी लोगों की गुप्त जानकारी करती थी। तो इससे क्या है कि उन्होंने कहा कि उस खुफिया पुलिस को तोड़ दिया जाए, वो नहीं होनी चाहिए। 11वां था आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिया जाए। भारतीयों को आत्मरक्षा करने के लिए बंदूकों के या शस्त्र के लाइसेंस दिए जाए। शासन ने पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने के बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ की। जब उन्होंने ये 11 सूत्री लेटर पढ़ा, 11 सूत्री लेटर पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, यानी सरकार को करना तो क्या था, लेकिन सरकार ने लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के सामने आंदोलन करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। अब अगर प्रश्न आ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, दांडी यात्रा जिसको कहते हैं, महात्मा जी ने अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ कर दिया और निश्चय कर दिया कि सर्वप्रथम वे स्वयं दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इसलिए 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर के प्रण किया था। कितने हजार? 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर के 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में एकत्रित होकर के प्रण किया था कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक हम न तो स्वयं चैन लेंगे और न ही सरकार को चैन लेने देंगे। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और वहां पर एकत्रित लोगों के द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता जो थे उनके द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा यानी समुद्र तट की ओर दांडी यात्रा शुरू की गई, जो कि 200 मील की लंबी यात्रा पैदल चल करके 24 दिनों में तय की गई। यानी 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन तक वो पैदल चल करके गए थे और यह महान आंदोलन का प्रारंभ था। वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे चल रहे थे
उन्होंने महात्मा जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया था। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि वो महात्मा गांधी वो दांडी कब पहुंचे, कब थे? पहुंच तो 5 अप्रैल 1930 को गए थे और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को किया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कार्यक्रम था? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या कार्यक्रम था। गांधी जी का उपयुक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के रूप में शुरू हुआ और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न काम निर्धारित कर दिया था। वहां से जब कानून तोड़ करके नमक कानून तोड़ा, वहां नमक बनाया और वहां से उन्होंने जो नियम बनाए थे वो नियम ये थे कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होली जला देनी चाहिए। विदेशी वस्त्र जो है उनकी होली जला दी जाए। हिंदुओं को छुआछूत त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दें। मई यानी 4 मई को महात्मा जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। अब जैसे ये प्रश्न आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में करबंदी को कब शामिल किया गया? करबंदी को अब 6 अप्रैल वाले टाइम में नहीं किया गया था, वो किया था 4 मई को। 4 मई को कब किया था? जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसका अगला है कि आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र, यानी सरकार ने क्या प्रत्युत्तर दिया। महात्मा जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद ही आंदोलन पूरे जोर में आ गया और संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। मध्य प्रांत में जंगल कानून का, कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम था, उसका उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रांत, बंबई, बंगाल में शासन की अनुमति किए बिना ही अवैधानिक रूप से नमक बनाना प्रारंभ कर दिया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक दिया गया और इसके अलावा आंदोलन प्रारंभ होने के 1 महीने के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्याग पत्र दे दिए। सैकड़ों सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही कर दिया था और विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को महान सफलता प्राप्त हुई। इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार हुआ था उसको सफल आंदोलन हुई थी। और इस आंदोलन की विशेष बात क्या थी? और विशेष बात थी भारतीय स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच का त्याग करके बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर काम किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई। यानी अकेले दिल्ली में 1700 महिलाएं। और 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बंबई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण देश में जो है स्वेच्छापूर्वक हड़ताल भी रखी गई थी। अब ब्रिटिश सरकार का इसके प्रति क्या दमन था? देखिए, आंदोलन जब गति पकड़ने लगा था तो सरकार कुछ समय के लिए हतप्रभ रह गई और निर्ममता पूर्वक दमन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयता पूर्वक तितर बितर किया जाने लगा। लाठी प्रहार भी दिन प्रतिदिन की घटना हो गई थी और इसी दौरान एक धारासना कांड हुआ था। धारासना कांड जो हुआ था, धारासना कांड जो है, धारासना में 2500 स्वयं सेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए थे। जमीन पीड़ा से कराहते हुए आदमियों से पट गई। किसी का कंचा टूट गया, किसी की खोपड़ी, और लोगों के सफेद कपड़े खून से तर हो गए थे धारासना कांड में। वो भी इसी के दौरान हुआ था। और न्यूफ्रीमेन के जो संवाददाता वेब मिलर ने धारासना के दृश्य को और पुलिस की ज्यादतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं। न्यूफ्रीमेन जो अखबार था उस समय का, उस अखबार में लिखा है कि 18 से 20 वर्ष तक देशों में संवाद संग्रह के काम पर मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष, गली कूचों पर जमकर हुई लड़ाइयां और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धारासना जैसा जो लड़ाई है वो मैंने नहीं देखी। धारासना जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्म भेदी दृश्य को मैंने कभी नहीं देखा है। ये ऐसे दृश्य था, कभी कभी ऐसी पीड़ा के दृश्य होते कि मुझे थोड़ी देर के लिए आंखें हटा लेनी पड़ती थी। न्यूफ्रीमेन का जो संवाददाता है वो इस प्रकार लिखता है। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था और 1 वर्ष में ही लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूंस दिया गया। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। 90,000 सत्याग्रही थे, उनको जेल में डाल दिया गया। देश के अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया और एक के तुरंत बाद
दूसरे दमन मूलक कानूनों का बोलबाला था। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात् ग्रहण यानी हरण नीलाम का सहारा लिया था। यानी संपत्ति को जब्त कर लेना, हरण कर लेना, नीलाम करना, ये सब जो है उन्होंने सहारा लेना शुरू कर दिया था। पुलिस के जुल्मों के परिणाम स्वरूप कई गांव बिल्कुल उजड़ गए थे। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्रवाइयां की थी। सोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने को जला दिया था और कुछ चौकीदारों को मार डाला था। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने की सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भूनकर सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया था। यानी जो सोलापुर में जो उत्तेजित भीड़ ने उन पर आक्रमण किया था, हालांकि कार्यकर्ताओं ने उसको कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने क्या किया, 25 आदमियों को वहीं भून दिया और सैकड़ों आदमियों को घायल कर दिया था। इस दौर में महत्वपूर्ण घटना घटित ये हुई कि गढ़वाली प्लाटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यानी गढ़वाली प्लाटून जो थी, गढ़वाली प्लाटून ने निहत्थे जो मुसलमान थे, मुस्लिम जो देशवासी थे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आंदोलन का दुखदायी तथ्य यह था कि भारतीय मुसलमान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से अलग रहे थे। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुस्लिम भाई तो इसमें साथ थे, लेकिन अन्य जो लोग थे वो साथ में नहीं थे। उम्मीद करता हूं ये पहला भाग आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। कहीं समझ में नहीं आया तो आप जरूर बताइएगा, और मैं आगे आपको ये बता दूंगा कि आपको इन सारे लेसन है वो एक ही जगह कैसे प्राप्त हो जाए। वो आज जस्ट आपको वीडियो मिलने वाला है, उस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आपको सारे लेसन है वो एक ही जगह मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।